14 बिलियन सालों से यूनिवर्स में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। शुरू हुए विद द बिग बैंग, एक हॉट डेंस स्टेट जिधर स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी कंप्रेस थे एज समथिंग जो हमें नहीं समझ आता। इस केओस से स्टार्स बने, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, केमिस्ट्री एंड इवेंचुअली लाइफ। हमारी बॉडी का हर एक एटम डिफरेंट स्टार में बना है एंड वो सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिनको मैटर कहते हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुए इनटू समथिंग जो सोच सकता है, क्वेश्चन कर सकता है एंड उसी यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकता है जिससे वो बना है। हम इसको एवोल्यूशन कहते हैं एंड हम उसी तरह इवॉल्व हुए जिस तरह की कंडीशंस हमें मिली। हमारी बॉडी की शेप, जिस तरह हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, हमारी सेंसेस जिस तरह दुनिया को देखती हैं, ये एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है टू द एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हुए। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ अर्थ तो नहीं है, हमारी लाइफ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी अमंग इन्फिनिट अदर्स। कहीं और डिफरेंट प्रेशर्स हैं, डिफरेंट ग्रेविटी, डिफरेंट केमिस्ट्री, डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। लाइफ कहीं और बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हुई होगी। उनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस, टाइम, मैटर हमारे से फंडामेंटली डिफरेंट होंगे। जितना डीप अप साइंस में जाओ उतना यू रियलाइज हमारा पर्सपेक्टिव कितना लिमिटिंग है। जिस स्पेस में हम रहते हैं उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंजेस अगर आप मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास चले जाओ। मतलब ये लॉज जिन पे हमारी पूरी रियलिटी बेस्ड है आर सो एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। दिस इज जस्ट आवर अटेम्प्ट कि हम ये क्रेजी बिग आइडियाज को ट्रांसलेट कर सके इनटू समथिंग जो हमारी छोटे से स्टूपिड ब्रेन समझ सके। एंड इसीलिए प्रोजेक्ट हेल मेरी मेरी फेवरेट बुक एंड मूवी है, क्योंकि वो यही डीपली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक स्टोरी में इस तरह कन्वर्ट करते हैं जो हम समझ सकते हैं। इस स्टोरी पे हर स्टेप पे सवाल है, लाइफ ऐसे इवॉल्व क्यों हुई, इसके पीछे फिजिक्स ऐसी क्यों है, क्या होगा अगर इसकी कंडीशंस नहीं मीट होंगी। ऐसे लगता है कि आप फिक्शन पढ़ रहे हो, अ कंप्लीटली मेड अप स्टोरी, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव के थ्रू जो बहुत क्यूरियस है एंड हर स्टेप पे सवाल पूछता है एंड उसके जवाब भी देता है। एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट हेल मैरी की बुक एंड मूवी की साइंस एक्सप्लेन करूंगी इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इट्स सो फैसिनेटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है E is equal to mc², and I'll explain how। हमारी ह्यूमन करतूतों की वजह से अर्थ का टेम्परेचर सिर्फ 1 to 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ है। इतना सा चेंज होने की वजह से भी रिजल्ट आपके सामने है। हमारा पूरा क्लाइमेट बदल गया है, फ्लड्स, ड्राउट्स, टॉर्नेडोज, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। नाउ इमेजिन कि अर्थ का टेम्परेचर 10% से चेंज हो जाए, मोर स्पेसिफिकली ठंडा हो जाए, तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इन स्टोरी में यही हो रहा है। सूरज हमारा मेन एनर्जी सोर्स है एंड इन द स्टोरी दे फाइंड आउट कि कोई चीज सूरज की एनर्जी को कम कर रही है, वो सूरज को खा रही है। दे रियलाइज कि एक लाइन जा रही है सूरज से वीनस तक, जिससे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट हो रही है, जिसको हम कॉमनली हीट भी कहते हैं। जब उस लाइन के सैंपल्स लिए तो दे रियलाइज कि इसमें ब्लैक डॉट्स हैं जो जिंदा है, मतलब एक्चुअल एलियन लाइफ, जिसको वो बाद में एस्ट्रोफेज कहते हैं। एस्ट्रो मीन्स स्टार एंड फेज मीन्स ईटर, so star eater. Now the way astrophage works is कि वो सूरज से एनर्जी लेते हैं and they store it as mass. इधर E is equal to mc² works क्योंकि mass and energy two forms हैं of the same thing. अगर आपके पास कोई भी mass है, उसके अंदर energy is equal to mass multiplied by the square of the speed of light, जो crazy big number है। So tiny amounts of mass equals huge amounts of energy. And astrophage यही huge amounts of energy लेके एक specific temperature पे रहता है, 94.415 डिग्री सेल्सियस, and then move करने के लिए इंटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करता है। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि लाइट है उससे आप मूव कैसे कर सकते हो, एंड टर्न्स आउट आप कर सकते हो क्योंकि लाइट हैज मोमेंटम। अगर एक एस्ट्रोनॉट एक डायरेक्शन में टॉर्च ऑन करता है तो वो बैकवर्ड मूव करेगा, लेकिन वो थ्रस्ट बहुत छोटा है कंपेयर टू एस्ट्रोनॉट का साइज, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट फॉर एस्ट्रोफेज जो कि ऑलरेडी 10 पिकोग्राम्स के हैं, वो लाइट इमिट करके मूव करते हैं। द फिजिक्स इज सो क्लीन। ना ये मूव करके वीनस की तरफ क्यों जा रहे हैं? टर्न्स आउट वीनस के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो एस्ट्रोफेज सन से एनर्जी लेके वीनस की तरफ जाते हैं फॉर कार्बन टू रिप्रोड्यूस, एंड फिर वो वापस सन की तरफ आते हैं। ये माइग्रेशन पैटर्न्स हैं एंड द पेट्रोवल लाइन जो हमें ये रेड लाइन नजर आती है, उनका माइग्रेशन कॉरिडोर है। दिस इज बैड। हमारे सूरज को खा रहा है, हमने उसको किसी तरह मारना है या खत्म करना है। एंड वी आल्सो रियलाइज कि और बहुत स्टार्स हैं ऑल ओवर द गैलेक्सी जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है, बट देयर इज दिस वन स्टार टाउ सेटी जिसको उसने इन्फेक्ट नहीं किया। व्हाई? सो मे बी अगर हम टाउ सेटी पे जाके अपना साइंस मैजिक करें तो मे बी विल रियलाइज कि एस्ट्रोफेज उसको इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा एंड उसको कैसे खत्म करना है। बट टाउ सेटी 11.9 लाइट ईयर्स दूर है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सूरज हमारे से सिर्फ 8.3 लाइट मिनट्स दूर है। दैट इज जस्ट 0.0000158 लाइट ईयर्स, एंड सूरज बहुत दूर है।
सो दैट मीन्स हमें इंटरस्टेलर ट्रैवल करना पड़ेगा, बट फॉर दैट हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वेल वी फाउंड समथिंग जिसका मास टू एनर्जी कन्वर्जन इज 100% एफिशिएंट। कि 1 ग्राम ऑफ एस्ट्रोफेज जैसे एक शुगर क्यूब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है जो 2500 घरों को 1 साल तक बिजली दे सके। तो हमने जो चीज मारनी है हम उसी को यूज कर रहे हैं एज फ्यूल। It's so interesting. And biologically, astrophage और भी ज़्यादा fascinating है because they're very similar to our cells. उनके पास DNA है जिस पर information store होती है, mitochondria, a water-based internal structure. लेकिन उनका metabolism, the mass to energy conversion part, एक ऐसा evolutionary trait है that is impossible to understand. क्योंकि somehow एक planet पे restrict होने के बजाय उन्होंने पूरा vacuum of space को अपनी habitat बना लिया है। Project Hail Mary अब एक alien species पे रुक सकता था, but they were like, nope, one is not enough, and हमें इंट्रोड्यूस किया टू रॉकी फ्रॉम द प्लैनेट एरिड, जो कि एक्चुअल प्लैनेट डिस्कवर हुआ था इन 2018, लेकिन लेटेस्ट स्टडीज केम आउट इन 2025 जिसमें ये प्रूव हुआ था कि वो सिर्फ कोई स्टेलर एक्टिविटीज थी, नॉट एन एक्चुअल प्लैनेट। एंड एंडी वियर्ड द ऑथर के इंटरव्यूज में ही सेड कि रॉकी को बनाने से पहले उन्होंने प्लैनेट के कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन किया था, एंड दैट इज हाउ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स वर्क। पहले आप कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करते हो, कुछ ग्राउंड कंडीशंस जो नहीं चेंज हो सकते नो मैटर व्हाट, एंड फिर उसके ऊपर यू बिल्ड अप योर स्टडीज। सो फॉर द प्लैनेट एरिड पानी 200 डिग्रीज का था, बट वी ऑल नो कि इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर बन जाता है, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो 200 डिग्रीज पे लिक्विड रहने के लिए हमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बट कितना? 29 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। एंड रॉकी की स्पीसीज ने रेडिएशन रेजिस्टेंस उस तरह डेवलप नहीं की जिस तरह हमने की है, तो उनका प्लैनेट समहाउ रेडिएशन से शील्डेड था। नाउ अर्थ डज दिस बाय हैविंग मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड वीनस ये करता है बाय हैविंग अ थिक एटमॉस्फेयर। सो इरिड का बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, मेड इंटायरली ऑफ अमोनिया, कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि वो रेडिएशन से आयोनाइज ना हो सके। यू कैन सी कैसे डिफरेंट पजल पीसेस जुड़ते हैं एंड खुद से एक पूरी इमेज पेंट हो जाती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि इतना थिक एटमॉस्फेयर है कि सरफेस पे लाइट नहीं है, तो रॉकी के पास आंखें नहीं है, वो साउंड के थ्रू दुनिया को देखता है। एंड फॉर साउंड आपको बहुत ज्यादा डेंसिटी चाहिए ताकि साउंड मॉलिक्यूल्स के थ्रू बाउंस ऑफ हो सके, which is called acoustic transmission. Now talking about evolution, ये स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे रखती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में इवॉल्व नहीं होती। रॉकी दिखाया है एज दिस जीनियस इंजीनियर, एंड उसकी पूरी शिप इज मेड ऑफ ज़ेनोनाइट। एंड जब ग्रेस उसकी शिप पे जाता है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द बुक एंड द मूवी के बुक में ग्रेस कभी भी उसकी शिप में नहीं जाता, तो वी नेवर रियली लर्न कि उसकी शिप अंदर से कैसी है। बट मूवी में वो दिखाते हैं कि इवन दो इरिडियंस को टाइम डायलेशन, रेडिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, दे वर स्टिल एबल टू मेक अ शिप जो ह्यूमन स्पेसशिप से कई ज्यादा बेहतर है, शोइंग कि इंटेलिजेंस कैन इवॉल्व इन completely different directions. Focusing on time dilation, आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी स्टेट्स कि जितना आप तेज जाते हैं उतना स्लो टाइम passes for you. इसलिए इवन दो अर्थ पे 12 साल गुजरे हैं फॉर शिप टू ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू टाउ सिटी, ग्रेस के लिए सिर्फ 3 से 4 साल गुजरे हैं। तो वो सिर्फ दूर नहीं है, ही इज हिस्टोरिकली डिस्प्लेस्ड। वो ऐसी दुनिया बचा रहा है जो उससे बहुत आगे निकल गई है। टाइम डायलेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स स्टार्ट विद लाइट। यू नो हाउ दो गाड़ियां अगर साथ चल रही हैं सेम डायरेक्शन में, relative to each other उनकी स्पीड इज 0, तो स्पीड डिपेंड करती है ऑन द ऑब्जर्वर। लेकिन द स्पीड ऑफ लाइट, नो मैटर आप दुनिया में कहीं भी हो, नो मैटर कौन ऑब्जर्व कर रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो किसी और चीज को रिलेटिव होना पड़ेगा, एंड दैट मींस स्पेस एंड टाइम दोनों रिलेटिव हैं। जितना स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचते हो, टाइम मूव स्लोअर, लेकिन स्पेस भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो शिप सिर्फ दूर नहीं गई है, इवन डेस्टिनेशन करीब आ गई है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जितना स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाओगे उतना टाइम मूव स्लोअर, तो दैट मेक्स मी वंडर कि लाइट इटसेल्फ के लिए टाइम कैसा है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एट द स्पीड ऑफ लाइट टाइम एंड स्पेस don't even exist. मतलब जब से लाइट बनी है टू राइट नाउ, उसके लिए वो एक ही इंस्टेंट है, एंड वो हर जगह है एट द सेम टाइम। फोटॉन्स ट्रैवल नहीं कर रहे, हम ट्रैवल कर रहे हैं फोटॉन्स के थ्रू। इट ब्लोज माई माइंड। एंड ये सिर्फ कुछ साइंटिफिक आइडियाज थे डिस्कस्ड इन द स्टोरी। अगर ये वीडियो हिट्स 100K व्यूज में ये बाकी आइडियाज भी डिस्कस करूंगी क्योंकि दे रियली इंटरेस्टिंग। वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी, रेडिएशन, ग्लोबल कूलिंग, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इतना कुछ है। लेट मी नो कि आपको बुक या मूवी कैसी लगी है एंड आपका फेवरेट साइंटिफिक आइडिया क्या था। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।